हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के ऊपर। पिछली क्लासेस में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में धातुओं के भौतिक गुणधर्म देखे। धातुओं और अधातुओं के बीच भौतिक गुणधर्म के आधार पर हमने विभेद देखा। उसके बाद हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखे और उसके बाद हम एक सक्रियता श्रेणी का निर्माण करने में सफल हुए। आज हम पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे सक्रियता श्रेणी से संबंधित, और ये समझा था आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयनिक यौगिकों के बारे में और जानकारी हम आज लेंगे। हमने ये देखा था आयनिक यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। आयनों के आदान प्रदान से जिन यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड के एक आयन का निर्माण किस प्रकार से होता है वो दिखाया था। सोडियम क्लोराइड में हमने देखा था कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ और आयनिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने को आती है, तो एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैं आपको आज और बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। क्या गुणधर्म होते हैं आयनिक यौगिकों को, के किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इनको देखेंगे। और इसके बाद हम चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने सोडियम क्लोराइड के आयन का निर्माण किस प्रकार से होता है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखी। आज हम देखते हैं एक और आयनिक यौगिक जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम आज देखेंगे। संरचना, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम देखते हैं मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। ओके, और उसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन्स को किस प्रकार से भरा जाएगा। सबसे भीतरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 आते हैं, 10 हुए, 2 बचे, इनको लास्ट वाली क्लास में भेज दिया। क्लोरीन का हमने देखा था 17 होता है परमाणु क्रमांक, 2 8 7 इसका परमाणु स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन को भरने की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए मैंने बताया था सिर्फ बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम दर्शाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर सिर्फ 2 डॉट लगाएंगे। ठीक है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 क्रॉस हम बनाएंगे क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके दर्शा रहा है। लेकिन MgCl में कितने क्लोरीन है, 2, तो एक क्लोरीन को हम और एक क्लोरीन के परमाणु को हम और बनाएंगे, इसकी बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निरूपित करते हैं। अब क्या कहिए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले क्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ से चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 2, तो इसके ऊपर कितने, जो डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, जो लेता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतने प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक ये वाला दिया और एक ये वाला दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए तो इसके ऊपर आ जाएंगे 2 प्लस। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और ऐसे कितने क्लोरीन थे हमारे पास, ऐसे हमारे पास 2 क्लोरीन थे, तो सिंपली इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसके बाहर 2 लिख लेते हैं। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमें, देखो ये हो गए इसके 7 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया मैग्नीशियम का। ऐसे ही दूसरा क्लोरीन भी होगा तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया बाहर सिंपली। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम क्या करेगा इसमें, हमने देखा मैग्नीशियम ने क्या करा, इसमें से मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन बनाया और उसके पास रह गए सिर्फ 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है, इसके बाद जो क्लोरीन था, क्लोरीन ने कौन सा आयन बनाया, क्लोरीन ने बनाया नेगेटिव आयन, एक इलेक्ट्रॉन लिया
और इसके पास रह गए फिर 2 8 और फिर 8 हो गए, साथ में एक और जुड़ गया ना, तो फिर क्या हो गए 8। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको एग्जाम में बनाने के लिए आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और मैंने पिछली क्लास में बताया था, आयनिक यौगिक इनको हम बोलते हैं। धातु से अधातु में, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है। जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो ऐसे यौगिकों को मैंने बताया था आयनिक यौगिक कहते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, आयनिक यौगिक, क्योंकि आयनों के आदान प्रदान से ये यौगिक बन रहे हैं। और इनको ही हम दूसरा नाम भी देते हैं वैद्युत संयोजन यौगिक, वैद्युत संयोजन यौगिक। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों का एक नाम और है वैद्युत संयोजक यौगिक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में हम देखते हैं नंबर 1 आयनिक यौगिकों की जो भौतिक प्रकृति होती है, वो इनके जो भौतिक संरचना होती है, ये तो इनकी भौतिक प्रकृति होती है, भौतिक गुण कह लीजिए, वो क्या होती है कि आयन्स बने होते हैं। ठीक है, आयनों के बीच जो बल होता है, धन आयन और ऋण आयन के बीच जो बल होता है वो मजबूत होता है, जिस कारण से जो आयन होते हैं वो मजबूत होते हैं, जो यौगिक होता है वो मजबूत होता है और कठोर होता है। ठीक है, हार्ड होता है, क्योंकि जो आकर्षण बल है वो मजबूत है। ठीक है, ठोस होते हैं, ये ठोस होते हैं। इसके अलावा ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। यदि मैं इनके ऊपर दाब डालूं तो दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाएंगे, जैसे धातु टूट जाती है, टूट जाते हैं। मतलब ये क्या हो गई, इनकी प्रॉपर्टी हो गई, की हो गई भंगुर, ब्रिटल। ओके, एक तो गुण इसका ये हो गया। सेकंड गुण क्या होगा इसका, सेकंड गुण है इसका गलनांक और क्वथनांक के बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयनिक यौगिकों का गलनांक होता है वो आप मुझे बताइए कम होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इनके बीच जो आयनिक बंध है, जो बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन के बीच में जो बंध होता है वो मजबूत होता है। तो इसके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, अधिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो बंध होता है वो स्ट्रांग होता है और उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन फिर वहां पर भी दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं घुलनशीलता। क्या ये आयनिक यौगिक घुलनशील होते हैं, तो आप कहेंगे आयनिक यौगिकों की जो घुलनशीलता होती है वो जल में घुलनशील होते हैं। मतलब कि जल में जो मोस्टली जो आयनिक यौगिक हैं वो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील। लेकिन कुछ विलेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि कुछ विलायक होते हैं, जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये जो विलायक होते हैं, पेट्रोल आदि जो विलायक होते हैं, इनमें ये अभिलेय होते हैं। ठीक है, इनमें अभिलेय, इनमें ये घुलते नहीं। तो ये बात हो गई इनकी घुलनशीलता की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, वैद्युत चालकता, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयनिक यौगिकों की वैद्युत चालकता क्या होगी, क्या ये वैद्युत के सुचालक होंगे, क्या ये वैद्युत के कुचालक होंगे। तो देखिए, हमने पिछली क्लासेस में
जब हम अम्ल, क्षार और लवण की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि वैद्युत चालकता सुचालक होने के लिए हमको आयन्स की जरूरत होती है ना। तो आयन्स होने के लिए क्या करना पड़ता था हमको, उनको जल में विलयन बनाना पड़ता था, है ना, उनका जलीय विलयन बनाना होता था। अब मैं क्या करूंगा, अगर आयनिक यौगिक है, सपोज NaCl है, तो NaCl को मैं जल में घोलूंगा तो ये तो टूट जाएगा, ये आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और Cl- में। जब ये ऐसा होगा तो आयन्स जनरेट हो गए तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत का चालन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत का चालन होगा कब, ये जलीय विलयन में होंगे। कब नहीं होगा, जब ये ठोस होंगे। ठोस में क्या नहीं होगा, ठोस में नहीं, जलीय विलयन में हाँ। ठीक है, ठोस में क्या दिक्कत आ जाएगी, ठोस में ये आयन में नहीं टूट पाएगा, ये एक ठोस रहेगा। ठीक है, और हमको वैद्युत चालकता के लिए जलीय विलयन यानी आयन्स में टूटना जरूरी होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन में आयनों में टूट जाते हैं, और आयन के कारण क्या होते हैं, इनमें वैद्युत चालकता हो पाती है। लेकिन जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो इनमें आयरन की उपस्थिति नहीं होती है, आयनों में नहीं टूट पाते हैं, और इसीलिए क्या होते हैं, विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। यहाँ से एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाइए। अब हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, सोडियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम, सोडियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के लिए। तो मैं सोडियम के लिए आपको बता देता हूं, मैग्नीशियम के लिए आप, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। तो सोडियम का परमाणु, सोडियम को Na से शो करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। 11 को किस प्रकार से भरते हैं, 2 अंदर कक्षा में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सबसे बाहर वाली कक्षा में। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जस्ट जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उसको शो करेंगे, मतलब कि ऐसे दिखाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, मैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बता देता हूं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 2 और 6। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 में भर जाएगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आप बताएंगे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक मैंने बताया था 12 होता है। 12 को किस प्रकार से भरेंगे, 2, 8 और फिर कितने बचे, 2। ठीक है, तो ये आप इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खुद से बनाएंगे। बस आपको क्या करना है, जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है उतने बिंदु आपको उसके ऊपर दर्शा देने हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, इसको अगले पेज पर करते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O, हमको Na2O यानी सोडियम का ऑक्साइड तथा MgO के निर्माण को दर्शाइए। तो दोनों में से एक फिर से मैं करवा रहा हूं, एक आप होमवर्क करेंगे। तो Na2O का कैसे निर्माण होता है, देखिए Na2O में Na के हमने बोला क्या होती है, Na की 11 होता है परमाणु क्रमांक, 2, 8 और 1। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, 2, 6। सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Na है, तो Na को 2 बार बनाएंगे, ये रहा 2 Na। ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते टाइम हम इस पे 6 क्रॉस के निशान लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसको 6 को 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम के पास, सोडियम पे कितना चार्ज आया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया। कितने सोडियम थे, 2 थे, तो इसको ऐसे लिख देंगे होल ट्वाइस। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास थे 6 इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम ने दे दिया और एक ऊपर वाले सोडियम ने दे दिया, तो इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन।
तो इसके कितने नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये बन गया Na2O। समझ में आ गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसे ही आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का बताएंगे। मैग्नीशियम के पास कितना, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 8 2। ऑक्सीजन का तो 8 है, ये तो हमने इधर लिखा हुआ ही है, 2,6। अब आप इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एक मैग्नीशियम, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक ही मैग्नीशियम के द्वारा दे दिए जाएंगे। या तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ नीचे, ये रहा मैग्नीशियम, इस पर 2 पॉजिटिव, इस पर दो इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए आप, क्योंकि इसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई 2। अब ऑक्सीजन की बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर 6 क्रॉस के निशान बना दीजिए। 6 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, मैग्नीशियम इसको दे देगा। मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2, तो कितने चार्ज आएंगे, 2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2, तो कितने चार्ज आएंगे, 2 नेगेटिव। जो देता है उस पर पॉजिटिव, जो लेता है उस पर नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन के अपने रहे, और 2 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम वाले हो गए, सॉरी मैग्नीशियम वाले हो गए। तो इस प्रकार से क्या होगा, आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। और एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज में, वो है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होने के लिए मैंने आपको बताया, सपोज ये आयनिक यौगिक है Na+ और Cl-, तो यहाँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, आकर्षण बल जो होता है वो अधिक होता है। जो आकर्षण बल होता है वो मजबूत होता है। यहाँ पर जो बनने वाला बंध होता है मजबूत, तो मजबूत चीजों को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होगी वो क्या चाहिए होगी, ज्यादा। अगर आपको कोई मजबूत दीवार तोड़नी है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बंध मजबूत है, तो इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए होगी, तो इसीलिए हमको ज्यादा इसको गर्म करना पड़ेगा। ज्यादा गर्म मतलब ज्यादा क्वथनांक, इसीलिए इसको ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, यानी ज्यादा हिमांक या ज्यादा गलनांक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि आयनिक यौगिकों में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अंतर आयनिक आकर्षण बल मजबूत होता है, इसीलिए इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है धातु और अधातु से संबंधित टॉपिक। एक नया टॉपिक हमारे पास जो मैंने आपको बताया था, इसमें लास्ट में आता है, वो है धातुओं का निष्कर्षण। अब इस बार क्या हो गया है, कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में आपका जो सिलेबस हो गया है वो हो गया रिड्यूस। तो जो इस चैप्टर का धातुओं का निष्कर्षण है, अभी तक की जानकारी के अनुसार ये आपके सिलेबस से हो चुका है डिलीट, ठीक है। अगर ये डिलीट हो चुका है और इसके बाद जो टॉपिक है वो है संक्षारण वाला, संक्षारण एवं इससे बचाव के उपाय, ये भी हो चुका है आपके सब सिलेबस से डिलीट। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये डिलीट हो चुके हैं। अब यदि कंफर्म जो सूचना है, अभी तक की सूचना तो यही है, अगर इसमें से भी कुछ आने की कोशिश होगी या फिर इसमें से कोई टॉपिक आ रहा होगा तो उसको हम कवर कर लेंगे, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये दोनों टॉपिक्स जो हैं डिलीट हो चुके हैं आपके एक्सरसाइज से, वो हम अभी नहीं करते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये 2 पार्ट्स को रोक देते हैं इस चैप्टर के, यही 2 लास्ट पार्ट है, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में मैं क्या कराऊंगा, आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, जो कि अभ्यास के क्वेश्चन आंसर होंगे। अभी की क्लास में मैं अभी जो समय बचा हुआ है उसमें मैं आपको ये बता देता हूँ, धातुओं का निष्कर्षण तो नहीं, लेकिन धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार से होती है वो बता देता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी के सरफेस को बोलते हैं भूपर्पटी। जो ऊपर की जो सतह होती है इसकी भूपर्पटी, इस भूपर्पटी में क्या है, धातुएं हैं। इस भूपर्पटी में क्या उपस्थित है, धातुएं उपस्थित हैं। यहीं से हम क्या करते हैं,
यहीं से धातुएं निकालते हैं। जैसे समुद्री जल में आप देखो, समुद्र के आसपास, समुद्र का पानी खारा होता है ना, तो समुद्र के किनारों पर आप देखेंगे नमक जो होता है वो वहां पर बना हुआ होता है, जमा हुआ होता है नमक, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक हमारे लिए वहां से भी धातु निष्कर्षित हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये कैसे पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से। तो हम इनको बोलते हैं, हम इन धातुओं को बोलते हैं खनिज। हम इन धातुओं को क्या बोलते हैं? खनिज। तो खनिज क्या हो गए? खनिज हम उनको बोलेंगे कि जो धातुएं पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, हम उन तत्वों को, जिन तत्वों के रूप में या फिर जिन यौगिकों के रूप में ये धातुएं पाई जाती हैं, हम उनको खनिज कहते हैं। जैसे कि कोई भी धातु है वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं होती है, वो मिलावटी फॉर्म में होती है ना। हमने देखा था पीछे धातुएं अभिक्रिया कर रही हैं। प्योर फॉर्म में आपको कौन मिलेगा? गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही है, तो ये हमें प्योर अवस्था में लगभग मिल जाती है। इनको ज्यादा सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो कॉपर है, कॉपर धातु हमको सल्फाइड के फॉर्म में मिलती है, कॉपर सल्फाइड, ठीक है। जिंक जो है वो जिंक भी सल्फाइड के, जिंक ब्लेंडी इसको बोलते हैं। इसका नाम होता है जिंक ब्लेंडी। इस धातु के तो इन खनिजों में क्या होता है? इन खनिजों में क्या होती है? धातुएं उपस्थित होती हैं। तो इन खनिजों में क्या होगी? कुछ धातु होगी और कुछ अशुद्धि होगी। जैसे अशुद्धि क्या हो गई? ये सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ठीक है, ऑक्साइड हो गया। तो जब धातु जो होगी ज्यादा अधिक मात्रा में उपस्थित होगी तो उसको हम कहेंगे अयस्क, और उससे हम क्या करते हैं? उस धातु को निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? तो किसी खनिजों में क्या होगा, कई कई स्थानों पर आपने देखा होगा, आपके एरिया में भी, जैसे उड़ीसा में भी और काफी एरियाज में क्या होते हैं, स्पेशल प्लांट्स बने होते हैं किसी धातु के निष्कर्षण के लिए। तो किसी किसी जगहों पर कोई कोई खनिज जो होगा, उसमें कोई धातु जो होगी वो काफी ज्यादा अमाउंट में होती है, तो वहां पर क्या किया जाता है? वहां पर प्लांट लगाया जाता है, वहां से धातु को निकाला जाता है और उसको प्योरीफाई किया जाता है, और फिर उससे लाभ कमाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अयस्क। खनिज क्या हो गया? खनिज हो गया प्राकृतिक रूप से जो धातु हो गई, वो जिन तत्वों या यौगिकों के रूप में रहेंगी उनको हम कहेंगे खनिज, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ से निष्कर्षित करते हैं, उसके बाद आता है धातु का निष्कर्षण। तो ये अभी मैंने आपको बताया, आपके टॉपिक से हो चुका है डिलीट ये टॉपिक। अगर मुझे जानकारी मिलती है स्टूडेंट्स कि आपके टॉपिक में ये आ रहा है, आपके एग्जाम्स में इस बार आ रहा है, आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो हम इसको फिर से कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको रहने देंगे, ठीक है। तो आज इसके बाद मैंने बताया आपको, चैप्टर में हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, धातुओं का निष्कर्षण और संक्षारण। ये दोनों ही डिलीट हो चुके हैं। फिर हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर? आपकी एक्सरसाइज पर। तो अभ्यास से भी काफी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि सीधे सीधे संबंधित होते हैं। किससे? सीधे सीधे संबंधित होते हैं आपकी सक्रियता श्रेणी से। तो इस सक्रियता श्रेणी से जो क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे। इसके अलावा हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में अभी सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको हम छोड़ देंगे, उसको नहीं करेंगे। जो अभी आ रहा है, जो डिलीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ उसी के ऊपर चर्चा हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये क्लास यदि रिवाइज करनी है, यदि इसके पीछे का सिलेबस रिवाइज करना है, अदर सब्जेक्ट का सिलेबस रिवाइज करना है, तो आप यूट्यूब पर डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जाकर के वहाँ सर्च कर सकते हैं। आपको क्लास वाइज वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अपनी क्लास के हिसाब से आप वहाँ पे सिलेबस को देख सकते हैं, अपना जो जो क्लासेस हो चुकी हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।